बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एग्ज़ाम पाइवट पॉइंट्स। तो इसके अंदर दो क्लिनिकल कंडीशंस होगी, इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है और इनका एग्ज़ाम के अंदर कैसे सवाल आएगा उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है, एक पेशेंट है जिसको हीमोलिटिक एनीमिया है, जिसके अंदर आरबीसीज़ की हीमोलिसिस होती है। एक बात याद रखना कि जो हीमोलिटिक एनीमिया होता है वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है, नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक होता है। और जो हीमोलिटिक एनीमिया होता है इसमें दो टाइप्स की हीमोलिसिस होती है, एक्स्ट्रा वास्कुलर और इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। ठीक हो गया। तो दो तरह की हीमोलिसिस होती है, इंट्रावास्कुलर है और दूसरी एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलिसिस होती है। एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलिसिस होती है। क्लियर। और हीमोलिटिक एनीमिया में एक बात याद रख लेना कि आपके जो रेटिक्स होते हैं वो बढ़ जाते होते हैं क्योंकि बोन मैरो कंपनसेट कर रही है। तो एक पेशेंट है जिसको हीमोलिटिक एनीमिया है, जिसके अंदर रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाता होता है। क्लियर। और अब ये पता लगाना कि ये इंट्रा है या एक्स्ट्रा है, तो हम देखेंगे कि लैब्स कैसी हैं। अगर उसमें बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है, ठीक हो गया, तो जो बिलिरुबिन ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलिसिस में, एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलिसिस में कि जो मैक्रोफेजेस स्प्लीन के वो इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्लियर। ठीक हो गया। तो एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलिसिस के अंदर क्या होगा, आपको बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस के अंदर आपको हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम देखने को मिलेगा और जो हीमोग्लोबिन होगा वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिड्रिन यूरिया, ये देखने को मिलेगा। क्लियर। तो एक पेशेंट है जिसको हीमोलिटिक एनीमिया है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है। दैट मीन्स कि ये कौन सी हीमोलिसिस है, ये एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलिसिस है। तो इसका जो बेस्ट सिनेरियो बनेगा वो पायरोवेट काइनेस डेफिशिएंसी है और जो डिस्ट्रैक्टर है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी है। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। क्लियर। अब दोनों को ऐसे कंपेयर करते हैं कि जो पायरोवेट काइनेस है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। दैट मीन्स कि ये मेल और फीमेल दोनों को इक्वली इफेक्ट करेगा। जो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी है ये एक्सलेंट रिसेसिव है। दैट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ को इन्वॉल्व करेगा। क्लियर। दूसरा है इनका मैकेनिज्म कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी है इसके अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम नहीं होगा। जब ये एंजाइम नहीं होता तो NADPH की प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब NADPH नहीं होगा तो फिर ग्लूटाथायोन रिड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से RBCs में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा। जबकि पायरोवेट काइनेस में क्या होगा, पायरोवेट काइनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। ये वो एंजाइम है जो ATP बनाता होता है। जब ATP नहीं होगा तो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप काम नहीं करेंगे। जब सोडियम पोटेशियम ATPase पंप काम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो RBCs हैं उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। क्लियर। और जब आरबीसी की शेप ख़राब हो जाएगी तो आरबीसी की शेप कैसी बन जाएगी, इकाइनोसाइट्स बन जाएंगे। इकाइनोसाइट्स, इकाइनोसाइट्स ऐसे आरबीसीज जिनकी प्रोजेक्शंस होती है और ऐसे आरबीसी फट जाते होते हैं। मेन हाल मार्केस के जो पायरोवेट काइनेस डेफिशिएंसी है उसके अंदर 2,3 बिसफास्फोग्लिसरेट का लेवल बढ़ जाता होता है। क्लियर। क्योंकि ये इसका सबस्ट्रेट है और स्टार्टिंग प्रोडक्ट है। और जब 2,3 बिसफास्फोग्लिसरेट का लेवल ज़्यादा होता है तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट साइड पे शिफ्ट कर देता है। राइट साइड पे शिफ्ट होने की वजह से ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए कम हो जाती है और ऑक्सीजन की लोडिंग कम और ऑफ लोडिंग ज़्यादा। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगला एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पायरोवेट काइनेस डेफिशिएंसी है उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलिसिस होगी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आरबीसी कैसे हो गए, इकाइनोसाइट्स हो गए। इकाइनोसाइट जिनको हम बर सेल भी कहते होते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम बर सेल भी कहते होते हैं। इसके अंदर आपको यूनिफॉर्म इवन आरबीसीज में प्रोजेक्शंस होती है। तो जो इकाइनोसाइट्स है
वो पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी में होते हैं। इसके अलावा इकाइनोसाइट, ई से इकाइनोसाइट, ई से एंड स्टेज रीनल डिजीज़, उसमें भी देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। तो पायरोवेट काइनेज में एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस होती है, जबकि ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस में एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा दोनों आपको हिमोलिसिस देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा हिमोलिसिस के अंदर, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस में तो स्प्लीनोमेगैली और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन जो इंट्रा वास्कुलर है उसमें हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, हीमोसिल्ट्रिन यूरिया देखने को मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रेजेंट कैसे करते हैं। जो पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी है वो कैसे प्रेजेंट करती है कि जो न्यू बॉर्न होगा उसमें हीमोलिटिक अनीमिया होगा। तो अगर कोई न्यू बॉर्न है जिसमें हीमोलिटिक अनीमिया है तो आपने कहाँ जाना है, पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी में। लेकिन अगर किसी पेशेंट ने कोई सल्फर ड्रग लिया है, एंटी मलेरियल ड्रग लिया है, प्राइमाक्विन लिया है या फेवा बीन्स खाई है, उसके बाद पेशेंट को बैक पेन और हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा है, तो वो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, आपको हीन्स बॉडी देखने को मिलती है और वाइट सेल्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारा मैंने टॉपिक कवर करा दिया है ग्लूकोज 6 फास्फेट वर्सेस पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी का। क्लियर। तो नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट इज़ द मार्फन सिंड्रोम वर्सेस होमोसिस्टीन यूरिया। अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं। दोनों में यह सिमिलैरिटी है कि दोनों में पेशेंट मार्फानॉइड हैबिटस का होगा। मार्फानॉइड हैबिटस का, अभी मार्फानॉइड हैबिटस का मतलब क्या होता है। मार्फानॉइड हैबिटस का मतलब काफ़ी लंबा दुबला पतला सा पेशेंट होगा जिसके लिम्स बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मार्फानॉइड हैबिटस बोलते हैं। क्लियर। ठीक हो गया। तो दोनों में टाल लैंकी एडोलिसेंट पेशेंट होगा जिसके स्ट्रेच हाइट ज़्यादा होगी, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़ होगी, चेस्ट वाल डिफॉर्मिटीज़ होगी, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होगे, लॉन्ग फिंगर्स होगी, एरेक्नोडेक्टाइली होगी, जिसको मार्फानॉइड हैबिटस कहते हैं। और दोनों में लेंस डिसलोकेशन होती है, कि दोनों में सिमिलैरिटी है। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो जो मार्फन सिंड्रोम और होमोसिस्टीन्यूरिया, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं कि जो मार्फन सिंड्रोम है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जबकि होमोसिस्टीन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्लियर। मार्फन सिंड्रोम के अंदर फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन होती है, जो क्रोमोसोम नंबर 15 पे पड़ा होती है। फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन होती है, जबकि होमोसिस्टीन्यूरिया के अंदर एंजाइम डेफिशिएंट होता है, सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस, ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है। क्लियर। तो ये पॉइंट रट्टा मार लेना। अगला पॉइंट इस कि जो मार्फन सिंड्रोम है उसके अंदर क्या होता है, मार्फन सिंड्रोम के अंदर जो आईक्यू लेवल है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो होमोसिस्टीन्यूरिया उसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, आईक्यू लेवल कम हो जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट है कि जो मार्फन सिंड्रोम है उसमें अयोर्टिक रूट डायलेटेशन होती है, अयोर्टा की जो रूट होती है वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से एनोरिज्म देखने को मिल सकते हैं या फिर आपको डाइसेक्शन देखने को मिल सकती है अयोर्टिक रूट डायलेटेशन की वजह से। जबकि होमोसिस्टीन्यूरिया के अंदर क्या होगा, सीवीएस में थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा, क्लॉट्स बनते हुए नजर आएंगे आपको, थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंस डिसलोकेशन। जो मार्फन सिंड्रोम है उसके अंदर लेंस डिसलोकेशन सुपीरो टेम्पोरल होती है, जबकि होमोसिस्टीन्यूरिया में इन्फीरो मीडियल लेंस डिसलोकेशन होती है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं मार्फन सिंड्रोम के अंदर, सॉरी होमोसिस्टीन्यूरिया में क्या होगा, होमोसिस्टीन्यूरिया में आपको थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगी, इन्फीरोमीडियल लेंस डिसलोकेशन देखने को मिलेगी, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो विटामिन B6 और B12, क्योंकि ये को फैक्टर्स होते हैं। क्लियर। जो उसकी कन्वर्जन करते होते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट, हमने दो कंडीशंस याद कर लिया। इसके बाद थर्ड पे चलते हैं हम कि जो हर्लर सिंड्रोम है और इंक्लूजन सेल डिजीज़ है,
इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। तो पेशेंट आपके पास आएगा, इन्फेंट होगा, जिसके कोर्स फेसेस हो गए, फेस कोर्स होगा, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर हो गए, और उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा होगा, मल्टीपल सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट्स आपने रट्टा मार लेने हैं। तो ये ऐसे प्रेजेंटेशन है इसकी। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करते होते हैं इनको, तो एक बात याद रख लेना कि हाँ, जो आपका हर्लर सिंड्रोम है वो असल में म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस है, और इंक्लूजन सेल डिजीज म्यूकोलिपिडोसिस, म्यूकोलिपिडोसिस। क्लियर। दोनों इनके हम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स वगैरह अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। तो पहला तो मैंने पॉइंट बता दिया कि जो आपका हर्लर सिंड्रोम है ये क्या है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस है। क्लियर। जबकि आपका जो इंक्लूजन सेल डिजीज़ है वो क्या है, वो म्यूकोलिपिडोसिस है, म्यूकोलिपिडोसिस, स्पेसिफिकली टाइप 2 म्यूकोलिपिडोसिस है। दोनों में क्या सिमिलैरिटी थी कि दोनों में इन्फेंट होगा, जिसमें कोर्स फेसेस हो गए, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर होगा और इन्फेक्शन होगा। तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करते होते हैं आप। तो एक बात याद रख लेना कि दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, ये भी याद कर लेना। मैं एक और चीज़ पॉइंट बताऊंगा आपको। हर्लर सिंड्रोम में जो मसला होता है वो अल्फा एल आइडोयूरिनेडेज, अल्फा एल आइडोयूरिनेडेज ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है। जबकि इंक्लूजन सेल डिजीज़ के अंदर एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन 1 फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। बड़ा मुश्किल नाम है, लेकिन ये देखो ट्रांसफरेज एंजाइम है, तो ये ट्रांसफ़र करता है। तो ये करता क्या था, ये एंजाइम नॉर्मली करता क्या है, ये एंजाइम गोल्जी अपरेटस में पड़ा होता है, और गोल्जी अपरेटस के अंदर इस एंजाइम ने करना क्या है, गोल्जी अपरेटस के अंदर लाइसोसोम के एंजाइम्स बनते हैं, लेकिन बनने के बाद इन्होंने लाइसोसोम तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए उनको सिग्नल चाहिए, और उनको सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है, ये एंजाइम प्रोवाइड करता है। ये एंजाइम करेगा क्या, ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं उनमें जो मैनोस पार्टिकल्स हैं, मैनोस की फॉस्फोरिलेशन करके क्या बनाएगा, मैनोस 6 फास्फेट। जब मैनोस 6 फास्फेट होगा तो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, लाइसोसोम्स के पास चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, लाइसोसोम्स के पास चले जाएंगे। क्लियर, सही हो गया। और लाइसोसोम्स के बाद जाने के बाद वो फंक्शन करेंगे, लेकिन जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो मैनोस 6 फॉस्फेट ये नहीं क्रिएट होगा। जब ये नहीं बनेगा तो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो बजाय लाइसोसोम तक जाने के वो प्लाज्मा में एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक हो गया। और लाइसोसोम्स के पास एंजाइम्स नहीं है तो लाइसोसोम के अंदर सेलुलर डेब्रिस इकट्ठा होता रहेगा। दैट इज़ वाई दिस इज़ इंक्लूजन सेल डिजीज़। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके अंदर जो एक और स्पेसिफिक पॉइंट होता है वो कॉर्नियल क्लाउडिंग है। कॉर्नियल क्लाउडिंग ये दोनों में कॉमन होती है, चाहे वो हर्लर डिजीज़ हो चाहे वो इंक्लूजन सेल डिजीज़ हो, दोनों में कॉर्नियल क्लाउडिंग होती है। लेकिन क्वेश्चन इज कि कॉर्नियल क्लाउडिंग किस में नहीं होती, आंसर इज हंटर। हंटर के अंदर, हंटर के अंदर कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होती। हंटर एक्सलेंट रिसेसिव होता है। ठीक हो गया, जिसमें आइडोयूरिनेट 2 सल्फाटेस इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। क्लियर। तो ये मैंने सिमिलैरिटी बता दी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो इंक्लूजन सेल डिजीज़ होती है इसमें जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया होता है, जबकि हर्लर सिंड्रोम में जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया नहीं होता। तो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ कैसे प्रेजेंट करते हैं, ग्लाइकोजन नहीं टूटता तो यंग चाइल्ड होगा जिसमें फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा और लीवर की इनलार्जमेंट होती है क्योंकि ग्लाइकोजन नहीं टूट पा रहा। क्लियर। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स हैं, वॉन गिर्क डिजीज़ और कोरी डिजीज़। अब जो वॉन गिर्क डिजीज़ है ये टाइप 1 होता है, कोरी डिजीज़ टाइप 3 होता है। वॉन गिर्क डिजीज़ में ग्लूकोज 6 फास्फेटेज इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। ये वो एंजाइम है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजीनोलाइसिस दोनों में होता है। जबकि कोरी डिजीज़ में डी ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंट होता है। अब जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है उसके पास दो पावर होती है, एक अल्फ़ा
1,6 ग्लूकोसाइडेस के वो ब्रांच में से ग्लूकोज को निकालता है और फिर वो 4th कार्बन पे जाके ऐड कर देता है। तो अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेस और 4 अल्फ़ा ग्लूकान ट्रांसफरेस, इसके पास ये दो पावर होती है। डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट इस कि जो वॉन गिर्क डिजीज़ है, इसमें ये जो एंजाइम है ग्लूकोज सिक्स फास्फेटेस, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी आता होता है। तो इस कंडीशन में ग्लाइकोजिनोलाइसिस बी सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि वहाँ पे भी यही एंजाइम होता है। तो वॉन गिर्क डिजीज़ में ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, कम हो जाएगी, जबकि कोरी डिजीज़ में ग्लूकोनियोजेनेसिस नॉर्मल होगी। डैट मीन्स कि पेशेंट को जो हाइपोग्लाइसीमिया होगा वो वॉन गिर्क डिजीज़ में सीवियर होगा और कोरी डिजीज़ में रिलेटिवली माइल्ड होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वॉन गिरिक डिजीज़ है उसके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिलती है, लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिलती है। लेकिन जो कोरी डिजीज़ है उसमें लैक्टिक एसिड का लेवल आपको नॉर्मल देखने को मिलता होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कि जो कोरी डिजीज़ है वो हार्ट को ज़्यादा अफेक्ट करती है। सी से कोरी, सी से कार्डिक, तो ये कार्डियोमायोपैथी करवाती है, कार्डियोमायोपैथी करवाती है। क्लियर। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कि क्या इकट्ठा होता है कोरी डिजीज़ के अंदर, लिमिट डेक्स्ट्रॉन, ये इकट्ठे हो जाते हैं। लिमिट डेक्स्ट्रॉन क्या है, ये वो 2 से 4 पार्टिकल्स होते हैं जो ब्रांच पे पड़े हुए होते हैं। जब ब्रांच नहीं टूट पा रही तो लिमिट डेक्स्ट्रॉन ये इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं साइटोसोल में। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर, सही हो गया। तो जो लैक्टिक है, तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए, सीवियर फास्टिंग हाइपोलाइसीमिया वॉन गिरिकी में होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगा। क्लियर, ये वॉन गिरिक में था। जबकि कोरी डिजीज़ के अंदर कार्डियोमायोपैथी होगी और क्या मैंने बताया, लिमिट डेक्स्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं। लिमिट डेक्स्ट्रॉन, कार्डियोमायोपैथी प्लस लिमिट डेक्स्ट्रॉन, ये देखने को मिलते होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज़ के डीएनए रिपेयर डिफेक्ट, इसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो डीएनए रिपेयर पाथवे है, अगर ये ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जब डीएनए रिपेयर नहीं होगा तो कुछ डिजीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो डीएनए रिपेयर पाथवे है, एक न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर है और दूसरा है बेस एक्सcision रिपेयर है। अब जो न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर अगर ये ख़राब हो जाए तो जो डिज़ीज़ होता है, दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। क्लियर, ठीक हो गया। और ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम के अंदर क्या होगा, जब यूवी लाइट गिरती है स्किन के ऊपर तो यूवी लाइट से क्या होते हैं, पिरामिडीन डाइमर्स ये क्रिएट हो जाते हैं। अगर ये पिरामिडीन डाइमर्स नहीं रिमूव होंगे तो फिर क्या होगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा और फिर आपको स्किन कैंसर्स देखने को मिलते हैं। अब जो स्किन कैंसर है वो 3 कैटेगरी के होते हैं, स्क्वेमस सेल कैंसर, बेसल सेल कैंसर और मलिग्नेंट मेलानोमा, मलिग्नेंट मेलानोमा। क्लियर। और साथ में आपको न्यूरो डीजनरेशन भी देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। बेस एक्सcision रिपेयर में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो ग्लाइकोसाइलेस एंजाइम होता है। इनका इतना कोई ख़ास डिजीज़ आपने याद नहीं करना। नेक्स्ट इज़ कि फेमिलियल क्लस्टरिंग ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर इन मल्टीपल रिलेटिव्स, कि आपके मल्टीपल रिलेटिव्स में कोलोरेक्टल कैंसर है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, ये दो जेनेटिक डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या तो लींच सिंड्रोम है या फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है। ठीक हो गया। वैसे उसने कहा है कि फैप के अंदर बेस एक्सcision रिपेयर ख़राब हो जाता है, जबकि लींच सिंड्रोम में मिसमैच रिपेयर देखने को मिलता है, मिसमैच रिपेयर देखने को मिलता है। तो एक बात याद रख लेना कि इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि बेस एक्सcision रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, इनको कैसे आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है। क्लियर। दोनों कोलोरेक्टल कैंसर करवाते हैं, एक बात याद रख लेना। ठीक है, दोनों कोलोरेक्टल कैंसर करवाते हैं और दोनों ही ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, दोनों ही ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। तो हम इसके पॉइंट्स कर लेते हैं, फैप में और लिंच सिंड्रोम में क्या फ़र्क होता है। क्लियर। तो जो फैप होता है, हम इसके अलावा एक मिनट,
मेरे ध्यान में कोई चीज़ आई है, लेट मी, अगर हम कोई पेज ऐड कर दें इसके ऊपर, ओके सही है। अगर मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ तो शायद ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हम पढ़ते हैं फैब में फ़र्क और लिंच सिंड्रोम में फ़र्क। एक बात याद रख लेना कि दोनों ही ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, दोनों ही ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, फैब भी और लिंच सिंड्रोम भी। लेकिन जो फैब होता है उसमें एपीसी जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसकी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है और ये क्रोमोसोम नंबर 5 पे पड़ा होता है। जबकि लिंच सिंड्रोम, जिसको हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं, इसमें जो मिस मैच रिपेयर है उसका डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। और इसमें जो जीन्स होते हैं वो MLH1 होता है, MLH1 होता है, MSH2 होता है, MLH1 और MSH2 होता है। क्लियर। तो ये है फैब के अंदर बेस एक्ससीजन रिपेयर ख़राब होगा, जबकि लिंच सिंड्रोम में न्यूक्लियोटाइड मिसमैच रिपेयर ख़राब हो जाएगा। जो फैब है उसके अंदर 100% चांस है कैंसर का, जबकि लिंच सिंड्रोम में 80% चांस है कैंसर का, कोलोरेक्टल कैंसर का। क्लियर। अब जो फैब होता है वो होता है पैन क्लोनिक। पैन क्लोनिक का मतलब है ये पूरे क्लोन को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन जो लिंच सिंड्रोम है ये इन्वॉल्व करता है आपके कौन से को, लिंच सिंड्रोम इन्वॉल्व करता है, कहने का मतलब है कि प्रोक्सिमल क्लोन को, प्रोक्सिमल क्लोन को इन्वॉल्व करता है। क्लियर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा जो फैब है उसके साथ आपको और कैंसर भी देखने को मिलते हैं। लाइक फैब के साथ और कौन से कैंसर्स हो सकते हैं, लाइक कोई बोन के ओस्टियोमास हो सकते हैं। अगर ओस्टियोमास हो बोन के साथ फैब के साथ तो वो गार्डनर सिंड्रोम है। और अगर कोई CNS का ट्यूमर हो तो उसको बोलते हैं हम टर्कोट सिंड्रोम। तो गार्डनर सिंड्रोम में क्या होगा, फैब के साथ बोन के ट्यूमर्स हो गए और टर्कोट के अंदर CNS के ट्यूमर्स हो गए। जबकि लिंच सिंड्रोम में आपको मिमोनिक ECOS, E से एंडोमेट्रियल, C से कोलोरेक्टल, O से ओवेरियन, S से स्किन, ये हमें कैंसर्स देखने को मिलते होते हैं। तो ये हमने सारा डिफरेंस बता दिया फैब में और लिंच सिंड्रोम में। तो ये था हमारा कुछ बायोकेमिस्ट्री के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा इस तरह का टेबल्स आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। हम और टेबल भी तो बना सकते हैं। लेट मी क्लियर दिस। तो इससे पहले हमने क्या कवर किया था, इससे पहले हमने कवर किया था, मैं सारी टेबल्स बना देता हूँ जो हमने आज के पढ़े हैं। ठीक है। तो इससे पहले हमने शायद आई थिंक सो पढ़ा था, ओके यस, वॉन गिर्क डिजीज़ का और कोरी डिजीज़ का। ठीक है। तो जो वॉन गिर्क डिजीज़ है और कोरी डिजीज़ है दोनों ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है। ठीक हो गया। दोनों ही क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया था हमने, जो वॉन गिर्क डिजीज़ है उसमें टाइप 1 होता है डिफेक्ट, कोरी डिजीज़ टाइप 3 होता है। ओके। जो वॉन गिर्क है उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंजाइम डेफिशिएंट होता है। कोरी डिजीज़ में डी ब्रांचिंग एंजाइम इफेक्ट होता है। मैं एब्रीविएशन इस्तेमाल करो, आप कंप्लीट अपना टेबल बना लेना। क्लियर। जो वॉन गिर्क डिजीज़ है उसमें सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जबकि कोरी डिजीज़ में माइल्ड होता है। इसकी रीज़न क्या है कि जो वॉन गिरिक डिजीज़ में ग्लूकोनियोजेनेसिस डेफिशिएंट होती है, जबकि कोरी डिजीज़ में ग्लूकोनियोजेनेसिस नॉर्मल होती है। वॉन गिरिक डिजीज़ में आपको लैक्टिक एसिड का लेवल ज़्यादा मिलता है, जबकि कोरी में लिमिट डेक्स्ट्रिन, ठीक है, लिमिट डेक्स्ट्रिन, इसका लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो वॉन गिर्क डिजीज़ होता है उसमें आपको यूरिक एसिड प्लस
टैग उसके लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यूरिक एसिड और टैग इसके लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो कोरी डिजीज़ है उसमें क्या होती है, कार्डियोमायोपैथी होती है एज़ कम्पेयर टू द वॉन गिर्क डिजीज़। उसमें वॉन गिर्क में आपको गाउट देखने को मिल सकता है ड्यू टू द हाइपर यूरिसीमिया। क्लियर। तो ये था हमारा। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये था हमारा वॉन गिर्क और कोरी डिजीज़ का डिफरेंस। अब हम आगे चलते हैं। ओके। तो जो ये भी हो गया हमारा। जो बेस एक्सcision रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर, इसका कोई इतना खास डिफरेंस बन नहीं सकता, तो फिर हमने इसको स्किप कर देते हैं। हल्डर और हंटर, पहले हम हल्डर और हंटर का फ़र्क देख लेते हैं। जो आपका हल्डर होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, जबकि हंटर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। हल्डर, ये दोनों म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस हैं। हल्डर में एल आइडो यूरिनिडेज ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है, जबकि हंटर में आइडो यूरिनेट सल्फाटेस ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है। तो हल्डर में आइडो यूरिनिडेज, हंटर में आइडो यूरिनेट 2 सल्फाटेस। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो हल्डर होता है उसमें कॉर्नियल क्लाउडिंग होती है, लेकिन हंटर में नहीं होती। रट्टा मारना कि जो हंटर है वो सही से देख सकता है क्योंकि उसमें कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होती। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट थे। अब हम हल्डर को डिफरेंशिएट करते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस से। क्लियर। तो जो आपका जो हल्डर और हल्डर को इंक्लूजन सेल डिजीज़ से डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो आपका हल्डर होता है ये दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन हल्डर के अंदर अल्फ़ा एल आइडो यूरिनिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जबकि इंक्लूजन सेल डिजीज़ में एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। दोनों के अंदर कॉर्नियल क्लाउडिंग, कोर्स फेस, कॉन्ट्रैक्चर, 3C रट्टा मारना, कोर्स फेसिस, कॉन्ट्रैक्चर, कॉर्नियल क्लाउडिंग, दोनों में 3C होते हैं। क्लियर। लेकिन जो जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया ये किस में होता है, ये इंक्लूजन सेल डिजीज़ में होता है। जब मैं जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया सुनता हूँ तो मेरे जहन में फेनिटोइन आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है, साइक्लोस्पोरिन आता है और AML आता है, क्योंकि इनमें जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। क्लियर। सही हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है कि ख़त्म ऑलमोस्ट। और जो हल्डर होता है उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड का मसला होता है। इंक्लूजन सेल डिजीज़ में जो गोल्जी अपरेटस है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स की फॉस्फोरिलेशन नहीं कर पाता। तो ये था हमारा पॉइंट। तो आगे चलते हैं, बल्कि पीछे चलते हैं। तो हमने 2 डिजीज़ को कवर करवाया था। वो 2 डिजीज़ कौन से थे, ये वाले, पायरोवेट काइनेस और हमारा मार्फन और होमोसिस्टिन यूरिया। तो उसके टेबल्स तो मैंने यहीं पे बनाए हुए हैं, तो आप यहीं से देख लेना। तो उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाऊं, कंटिन्यू करूं इस सीरीज़ को, तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।